हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। हमारी इंडियन हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। ठीक है, इसमें हम लोग ने तीसरा चैप्टर उठाया था, जिसका नाम क्या था? भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला प्रारूप, साहित्य एवं उत्सव एवं पर्व। ठीक है, उसी के अंतर्गत हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, कला प्रारूप के अंतर्गत एक टॉपिक है क्या? मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियाँ। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था क्या? मूर्ति निर्माण की शैलियाँ। आज हम लोग देखेंगे क्या? मंदिर निर्माण की शैलियाँ। देखिए, मंदिर निर्माण की परंपरा भारत में प्राचीन काल से ही रही है, लेकिन यह मंदिर देश के एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग विधियों एवं तर्ज पर और अलग अलग शैलियों से बनाए जाते थे, क्योंकि इन मंदिर के निर्माण में स्थानीय तकनीक, मान्यताओं, कच्चे पदार्थ तथा अन्य संसाधनों का प्रयोग किया जाता था। या यूं कहें हम लोग सिंपल सी लैंग्वेज में, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से अत्यधिक विस्तृत देश है। ठीक है, यहाँ पे प्रत्येक स्थान विशेष पर, या यहाँ के प्रत्येक स्थान विशेष पर किसी भी कला, चाहे वो स्थापत्य कला हो, चाहे वो मूर्ति कला हो, पेंटिंग हो, सब में पृथक पृथक भिन्नताएं देखने को मिलती है। उसी प्रकार मंदिर निर्माण की शैलियों में भी वहाँ की स्थानीय तकनीक, मान्यता और कच्चे पदार्थ की उपलब्धता के आधार पर इसका निर्माण किया जाता था, मंदिर का निर्माण किया जाता था। ठीक है, मान लीजिए किसी स्थल पर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, वहां पर एक एकाश्म पत्थर है। अब इसी पत्थर को काट करके क्या बना दिया जाता था? मंदिर का निर्माण किया जाता था। ठीक है, यदि मान लीजिए किसी स्थान पर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, ठीक है, तो इन पत्थर के टुकड़ों को चिपकावा विधि या फिर विभिन्न प्रकार की जो पद्धतियां होती थी, पत्थर को एक के ऊपर एक रख करके, ठीक है, मंदिर का निर्माण किया जाता था। ये होती है क्या? मंदिर निर्माण की शैलियां। अब देखते हैं जो मंदिर निर्माण के साक्ष्य हमको मिलते हैं, इसका इतिहास देख लेते हैं हम लोग। मंदिर निर्माण के साक्ष्य मौर्य काल से प्रारंभ हो जाते हैं। कहाँ से? मौर्य काल से, जब बौद्धों के स्तूप बन रहे थे, उन्हीं के समकक्ष मंदिर निर्माण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी थी भारतीय इतिहास में। ठीक है, आईएमपी फैक्ट है। लेकिन पूर्णतः मंदिरों का पूर्णतः विकास गुप्त काल में देखने को मिलता है। कहाँ पर? गुप्त काल में देखने को मिलता है। ठीक है, आईएमपी है ये फैक्ट। कहाँ पे? मंदिरों का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलेगा आपको? मौर्य काल से। और मंदिरों का पूर्णतः विकास कहाँ पर देखने को मिलेगा? गुप्त काल में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण चट्टानों को काट कर किया जाता था। किसको? चट्टानों को। जो एकाश्म चट्टानें होती थी या एकाश्म पत्थर होते थे, उन्हें काट करके मंदिर का निर्माण किया जाता था, ना कि पत्थर के ऊपर पत्थरों को रखकर किया जाता था। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये देख लीजिए, एकाश्म पत्थर है ये। ठीक है, एक पत्थर है, इसको नक्काशी के द्वारा काट करके क्या बना दिया गया? मंदिर बना दिया गया। यहाँ पे क्या? छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को एक के ऊपर एक रख करके क्या बना दिया गया? मंदिर का निर्माण कर दिया गया। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्या? महाबलीपुरम का रथ मंडप मंदिर। महाबलीपुरम का रथ मंडप मंदिर। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप ये समझ गए होंगे कि मंदिरों का निर्माण कैसे किया जाता था। ठीक है, अब देखते हैं मंदिरों के पूजा ग्रह तीन प्रकार के होते थे। ठीक है, कितने प्रकार के? मंदिरों के पूजा ग्रह तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग आगे सीधे मंदिर निर्माण की तीन प्रमुख शैलियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें नागर, द्रविड़ और बेसर शैली। ठीक है, देखिए, गर्भगृह तीन प्रकार के होते थे। एक था क्या? संधार या फिर संधर प्रकार। इसमें क्या था? प्रदक्षिणापथ विद्यमान थी। क्या? प्रदक्षिणापथ की उपस्थिति, गर्भगृह के आसपास में प्रदक्षिणापथ होता था। ठीक है, और दूसरा क्या है? निरंधर। निरंतर प्रकार, यानी कि इस पर प्रदक्षिणापथ उपस्थित नहीं होता था। यहाँ पे प्रदक्षिणापथ नहीं होता था। ठीक है, लेकिन साथ ही तीसरी एक पद्धति थी, सर्वतोभद्र। सर्वतोभद्र प्रकार, जिसमें चारों तरफ से मंदिर में प्रवेश किया जा सकता था। सर्वतोभद्र पद्धति, इसमें क्या था? चारों तरफ से जो गर्भगृह होता था उसमें प्रवेश किया जा सकता था। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के पूजा गर्भ के प्रकार हैं। ठीक है,
आई होप आप ये समझ गए होंगे। और ये आईएमपी आपके एग्जाम की दृष्टि से पूछ सकता है। संधार प्रकार क्या है? जिसमें प्रदक्षिणा पथ उपस्थित होता है उसे संधार प्रकार कहते हैं। निरंतर प्रकार क्या है? जिसमें प्रदक्षिणा पथ अनुपस्थित होता है। ठीक है। और सर्वतोभद्र यानी कि चारों तरफ से आप पूजा गृह में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे। अब देखेंगे हम लोग, देखिए 6वीं शताब्दी तक के जो मंदिर निर्माण की जो शैलियां थी भारत में एक जैसी थी। कहाँ पर? 6वीं शताब्दी में। लेकिन 6वीं शताब्दी के पश्चात भारत के प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग मंदिर निर्माण की शैलियों का विकास हुआ। ठीक है। तो 6वीं शताब्दी के पश्चात ही हमें कौन कौन सी शैली देखने को मिलती? नागर, द्रविड़ और नागर के संयुक्त रूप से कौन सी शैली का विकास हुआ? बेसर शैली का विकास हुआ। देख लीजिए आप, ये है क्या? नागर शैली। ठीक है, जिसमें आमलक, आमलक के ऊपर शिखर। ये क्या है? द्रविड़ शैली, जो पिरामिड के आकार में निर्मित है। ठीक है। और नागर और द्रविड़ के मिले जुले रूप से किस शैली का विकास हुआ? बेसर शैली का विकास हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे। ठीक है। और मंदिर का निर्माण जो मूलतः किस के लिए किया जाता था? धार्मिक कार्यों की पूर्ति के लिए और पूजा पूजा आदि इत्यादि को संपन्न कराने के लिए किया जाता था। लेकिन जैसे ही हम लोग समय काल में आगे बढ़ते गए तो इन मंदिरों के द्वारा बैंकों का भी कार्य किया जाता था। किसका? बैंकों का। ठीक है, आईएमपी फैक्ट है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है। मूलतः दक्षिण भारत के जो मंदिर होते थे वो बैंक के रूप में काम करते थे। ठीक है, बैंक यानी कि जिसमें पैसों का लेन देन होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखेंगे हम लोग क्या? नागर शैली। कौन सी? नागर शैली। देखिए नागर शैली नगर शब्द से बना है। जैसे नागर शब्द से बना है या फिर नगर शब्द से बना होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? नगर में निर्माण होने के कारण, कहाँ पे? नगरों में निर्माण होने का, इसे क्या कहा जाता है? नागर शैली कहा जाता है। ठीक है। इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा? हिमालय पर्वत से लेकर के विंध्याचल पर्वत तक के। कहाँ तक? विंध्याचल पर्वत तक के जो भी आपको मंदिर मिलेंगे हिमालय पर्वत से लेकर के विंध्याचल पर्वत तक के, वो आपको नागर शैली में ही मिलेंगे। ठीक है। और इसका विकास कब हुआ? 18वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के राजाओं ने इसे संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है। तब 18वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी तक के, तो आप देखेंगे चंदेल 9वीं सदी में जाते, परमार, ठीक है, राजपूत जो भी थे वो सब 8 से लेके 13वीं शताब्दी के मध्य ही हुए हैं। ठीक है, राजपूत काल जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक। अब देखेंगे नागर शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी। सबसे पहली और प्रमुख विशेषता क्या थी? नागर शैली के जो मंदिर होते थे उनके द्वारपाल में, ठीक है, जो द्वार होता था उसमें गंगा यमुना नदी में की जो देवियां होती थी उन्हें रखा जाता था, या फिर उनकी प्रतिमा होती थी। गंगा और यमुना नदी कि जो हम लोग देवियां बोलते हैं ना, कि गंगा देवी, यमुना देवी, इनकी प्रतिमाएं होती थी। कहाँ पर? द्वार में। ठीक है। और वहीं दक्षिण भारत में क्या होते थे? भयानक द्वारपाल होते थे जो मंदिरों की रक्षा के लिए बनाए जाते थे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम लोग प्रमुख विशेषता, ये डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखिए नागर शैली के मंदिरों का निर्माण चबूतरे के ऊपर किया जाता था। इसके ऊपर? चबूतरे के ऊपर, या फिर एक मंच के ऊपर किया जाता था। ठीक है, इसे क्या बोलते थे? अनुप्रस्तिका। क्या कहा जाता था इसे? अनुप्रस्तिका। ठीक है, आप नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है। और मंदिर में पहुंचने के लिए, देखिए मंदिर में पहुंचने के लिए इन चबूतरों में सीढ़ी का निर्माण किया जाता था। ठीक है, किसका निर्माण? सीढ़ी का निर्माण किया जाता था। अब देखिए यहाँ पे ये मंडप हुआ। ठीक है, मंडप के पश्चात अर्धमंडप, और यहीं पर क्या होते थे? प्रदक्षिणा पथ होते थे जो गर्भगृह के आसपास होते थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? ये गर्भगृह है। ठीक है, इसके ठीक ऊपर क्या होता था? एक आमलक होता है। ठीक है, एकदम नीचे, यानी कि शिखर के एकदम नीचे क्या होता था? गर्भगृह। ठीक है, और शिखर के ऊपरी जो हिस्सा था जहां पर शिखर की भुजाएं मिलती थी वहां पर आमलक होता था, और आमलक के ऊपर क्या है? यहाँ पे कलश है। ठीक, तो ये थी प्रमुख क्या, यदि हम लोग देखें इसको 7 वर्गों में विभाजित किया गया था। मूल को क्या बोल देते हैं? आधार। ठीक है, लिखते चलिएगा। ये देखिए ये है मूल, आधार। फिर दूसरा क्या है? गर्भ।
ग्रह, ठीक। फिर क्या है जंगा, जंगा यानी कि दीवार, ये देख लीजिए ये दीवार, ठीक है, जो मतलब कि एक मनुष्य के शरीर से ही मिलता जुलता ही मंदिर की आकृति होती थी, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग क्या कपोत, कपोत यानी कि कार्निश जिसको बोलते थे हम लोग, ठीक है। शिखर, शिखर यानी कि गर्दन, और गर्दन के पश्चात क्या होता था आमलक, और आमलक के बाद कलश। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता थी, ठीक है। ये हो गई क्या हमारी नागर शैली। तो क्या क्या थी नागर शैली, ऐसी मंदिर निर्माण की शैली जिसका विकास हिमालय से लेकर के विंध्याचल पर्वत के मध्य पे हुआ, ठीक है। और इसका नाम कैसे आया, तो नगरों में विकास होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, नागर शैली पड़ा। और 18वीं से 13वीं शताब्दी के राजाओं के द्वारा इसको संरक्षण प्रदान किया गया। और सबसे प्रमुख विशेषता नागर शैली की क्या थी कि इसके द्वार पे गंगा यमुना देवी की प्रतिमाएं होती थी, ठीक है। और इसमें मंदिर की ऊंचाई में 8 भागों पे विभाजित किया गया था इसे। पहला क्या था मूल आधार, ठीक है, उसके पश्चात गर्भगृह, फिर जंगा यानी कि दीवार मंदिर की, कपूत यानी कि कार्निश, और शिखर यानी गर्दन, और आमलक शिखर के ऊपर का हिस्सा, और उसके अंतिम का हिस्सा क्या कहलाता था, कलश कहलाता था, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसकी उपश्रेणियां भी थी, नागर शैली की उपश्रेणियां भी हैं, ठीक है। उपश्रेणियां कौन कौन सी उपश्रेणियां, सबसे पहले रेखा प्रासाद, क्या है रेखा, रेखा प्रासाद, ये क्या थी साधारण शिखर, शिखर कैसा था इसका साधारण था, और जिसका आधार क्या होता था वर्गाकार होता था, आधार क्या था वर्गाकार, ठीक। एवं दीवार भीतर की ओर मुड़ जाती थी, इसमें दीवार भीतर की ओर मुड़ जाती थी। ये हो गई क्या हमारी रेखा प्रासाद शैली, ठीक है। आपको केवल नाम याद रखना है कि इसकी उपश्रेणियां कौन कौन सी, तो रेखा प्रासाद, फिर क्या है फमसाना, फमसाना किस्म, क्या है फमसाना किस्म। इसमें क्या है कि जो रेखा प्रासाद था वो अधिक चौड़ा हो जाता था, क्या हो जाता था रेखा प्रासाद अधिक चौड़ा। और तीसरी उपश्रेणी थी इसमें वल्लभी प्रकार, ये आईएमपी वल्लभी प्रकार, ठीक है, क्या है वल्लभी प्रकार। इसमें क्या था वर्गाकार मंदिरों में मेहराब छतों से शिखर का निर्माण किया जाता था, यानी कि यहाँ पे मेहराब आपको दिखेंगी, और मेहराब से ही शिखर का निर्माण किया जाता था, ठीक है। इसको क्या बोलते थे सक्टाकार भवन, सक्टाकार भवन। तो ये 3 उप श्रेणियां थी किसकी, नागर मंदिर निर्माण शैली की, ठीक है। क्या थी उप श्रेणियां। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। देखिए इस शैली में बने मंदिरों में, जैसे उड़ीसा के मंदिरों को क्या कहा जाता था, कलिंग, ठीक है। और जो गुजरात में जो मंदिर बने थे उन्हें क्या कहा जाता था, लाट। और हिमालय क्षेत्र में जो मंदिर बने थे उन्हें क्या कहा जाता था, पर्वतीय, ठीक है। तो ये उनके लोकल नाम होते थे, जैसे उड़ीसा में कलिंग के नाम से प्रसिद्ध थे नागर मंदिर, गुजरात में लाट के नाम से, और हिमालय वाले क्षेत्र में पर्वती के नाम से प्रसिद्ध थे। इसके प्रमुख एग्जाम्पल्स देख लेते कौन कौन से थे। सबसे पहले दशावतार मंदिर कहाँ पर, देवगढ़ में है, ठीक है, दशावतार मंदिर। फिर क्या है विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है, खजुराहो में है, ठीक। फिर क्या है कंदरिया महादेव मंदिर, ये कहाँ पर है, खजुराहो में। लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। सूर्य मंदिर मोढेरा, सूर्य मंदिर मोढेरा कहाँ पर है, गुजरात में। आईएमपी मंदिर है, ठीक है। क्यों चर्चे में था यहाँ पर, ये सोलर एनर्जी से चलने वाला, सोलर एनर्जी से चलने वाला पहला मंदिर है, ठीक है। कौन सा, मोढेरा का सूर्य मंदिर, और आईएमपी मंदिर है, ठीक है। आपको याद रखना है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल में इसे लिया है, ठीक। अब देखते हैं नागर शैली की उपशैलियां भी थी, नागर शैली की उपशैलियां देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सी, केवल नाम याद रखेंगे हम लोग, ताकि यहां से क्वेश्चन जो आएगा कि पाल शैली किसकी थी, तो ये भी किसकी है, नागर शैली की। लिख लीजिए आप पाल शैली, ठीक है। पाल शैली के पश्चात उड़ीसा शैली, उड़ीसा शैली के पश्चात खजुराहो शैली, ठीक है। खजुराहो शैली का तो मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा क्योंकि मध्य प्रदेश से संबंधित है ये, और आईएमपी। और फिर क्या है सोलंकी उपशैली, ठीक है। पाल शासकों ने इसका विकास किया था, पाल वंश के जो संस्थापक थे धर्मपाल ने, ठीक है। और उड़ीसा, उड़ीसा शैली, ठीक है, इसी ही हम लोग क्या बोलते हैं कलिंग शैली भी बोलते हैं। फिर खजुराहो शैली चंदेल शासकों ने इसका विकास किया था। और सोलंकी शैली कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। इसे लाट के नाम से भी
जाना जाता है। और सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? मूलराज प्रथम, जिनकी राजधानी क्या थी? अनहिलवाड़ा। ठीक है, इसके फेमस शासक हुए थे प्रसिद्ध शासक भीम प्रथम। इन्होंने ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया था। कहाँ पर? माउंट आबू में। ठीक है, जो अरावली का हिस्सा है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। इसकी उपशैलियां कौन कौन सी है? पाल शैली, उड़ीसा शैली, खजुराहो शैली और सोलंकी उपशैली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे क्या? द्रविड़ शैली। ठीक है, द्रविड़ शैली। अब देखिए, द्रविड़ शैली में इसका जो क्षेत्र होता है, कहाँ से? कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक के, कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी के मध्य के बीच। अब देखिए, इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? द्रविड़ मंदिर चारों ओर से, चारों ओर से ये चार दीवारी से क्या होते थे? घिरे होते थे। किससे? चार दीवारी से घिरे होते थे। इसे ही क्या बोलते थे? गोपुरम कहा जाता था, या फिर हम लोग बोल सकते बाउंड्री वॉल। ठीक है, बाउंड्री वॉल से ही क्या घिरे होते थे और गोपुरम होता था, और इस गोपुरम से ही मंदिर में प्रवेश किया जाता था। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, और जो इसकी विमान होती थी वो कैसी होती थी? पिरामिड नुमा में। देख लीजिए, ये पिरामिड बनी हुई है। ठीक है, और ये सीढ़ी नुमा पिरामिड होती थी। ठीक है, और मंदिर में, और जो मंदिर के जो द्वार होते थे, द्वार में द्वार पालक होते थे। क्या होते थे? द्वार पालक, जो भयानक दिखते थे, यानी कि जो मंदिरों की रक्षा किया करते थे। ठीक है, ये क्या था? उनका कंसेप्ट था। ठीक, और द्रविड़ शैली में जो मंदिर होते थे बहुमंजिला इमारत में होते थे। किसमें? बहुमंजिला इमारत में। लेकिन नागर शैली में बहुमंजिला इमारत नहीं होती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे ये। अब देखिए, जैसे ही गोपुरम से हम लोग प्रवेश करें मंदिर में, तो हमको मिलता था क्या? मंडप। मंडप के पश्चात अर्ध मंडप, यदि किसी मंदिर में है तो, और इसके पश्चात क्या होती थी? यहाँ पे गर्भगृह, और गर्भगृह के पश्चात विमान। विमान को शिखर बोलते थे, और शिखर, ठीक है, इसे बोलते थे क्या? विमान। और विमान के ऊपर क्या था? ये शिखर। ठीक है, और ये विमान ही कैसी होती थी? पिरामिड नुमा आकृति में होती थी। ठीक है, और एकदम शिखर के नीचे क्या होता था? ये गर्भगृह। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे कि मंदिर क्या था। और देखिए, दक्षिण शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? कि यहाँ पर इस मंदिर के आसपास जलाशय होता ही था। क्या होता था? जलाशय या फिर तालाब होता था। ठीक है, क्यों होता था? मंदिर में जो जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए ही जल जलाशय की क्या जलाशय का उपयोग किया जाता था। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक, ये हो गई क्या? द्रविड़ शैली के मंदिर। ठीक है, आपको याद रखना। और देखिए, इस शैली के मंदिरों का जनक किसे कहा जाता है? पल्लवों को कहा जाता है। पल्लवों को ही द्रविड़ शैली का जनक कहा जाता है। ठीक है, और चोल काल में, कहाँ पे? चोल काल में इन मंदिर शैली में ही मूर्ति कला और चित्रकला का भी क्या होगा? मिश्रण हो गया। मूर्ति कला एवं चित्रकला का भी इसमें क्या होगा? संगम हो गया। आईएमपी है। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा? द्रविड़ शैली। अब इसके प्रमुख एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। बृहदेश्वर, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? राजराजा प्रथम ने बनाया था। ठीक है, और इसे ही यूनेस्को ने अपनी विरासत सूची में शामिल किया है। कौन सा? बृहदेश्वर मंदिर। फिर क्या है? मीनाक्षी मंदिर, कहाँ पर है? मदुरई में है ये। फिर क्या है? रंगनाथ मंदिर, रंगनाथ मंदिर के पश्चात रामेश्वर मंदिर। ये किस शैली में थे? द्रविड़ शैली में निर्मित किए गए दक्षिण भारत के मंदिर हैं। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे, और एग्जाम्पल्स तो आपको याद रखने ही है। ठीक है, और देखते हैं अब हम लोग इसकी उपशैलियां। उपश्रेणियां कौन कौन सी थी इसकी? सबसे पहले वर्गाकार प्रकार में निर्मित होते थे। किस किस प्रकार में? वर्गाकार। वर्गाकार के पश्चात आयताकार। ठीक है, आयताकार के पश्चात वृत्ताकार। ठीक है, उनकी आकृतियों के आधार पर, किसके? मंदिर की आकृतियों के आधार पर इसकी उप श्रेणियों का निर्धारण किया गया है। सबसे पहले वर्गाकार। ठीक है, फिर वर्गाकार के पश्चात आयताकार, और आयताकार के पश्चात वृत्ताकार, और वृत्ताकार के पश्चात अंडाकार, और अंडाकार के पश्चात अष्टभुजा या फिर अष्ट आकृति। ठीक है, अष्ट आकृति में जो मंदिर निर्माण किए जाते थे, ये हो गया क्या? वर्ग। वर्ग यानी कि चारों भुजाएं जिसकी समान होती है। ठीक है, वर्ग। और आयात मतलब कि इस प्रकार के मंदिर निर्माण किए जाते थे। और वृत्ताकार यानी कि गोल, अंडाकार यानी कि अंडे के शेप का, इस टाइप का, और अष्ट आकृति यानी कि
इस टाइप की आकृति में मंदिरों का निर्माण किया जाता था। ये थी क्या, इसकी उप श्रेणियां, किसकी, द्रविड़ स्थापत्य या फिर मंदिर निर्माण की शैली की। अब देखते हैं इसकी उप शैलियां कौन कौन सी थी। ठीक है, सबसे पहले उप शैलियां कौन कौन सी थी। पल्लव उप शैली, क्या है, पल्लव उप शैली। फिर इसके पश्चात कौन सी है, चोल उप शैली। ठीक है, जो राजवंश थे उन्हीं के नाम पर ही इन शैलियों का विकास हुआ। ठीक है, चोल उप शैली। चोल उप शैली के पश्चात पांड्य उप शैली, और पांड्य उप शैली के पश्चात क्या है, विजयनगर उप शैली, और फिर क्या है, अंतिम नायक उप शैली। ठीक है, तो ये आपको उप शैली के नाम याद रखना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगी कि निम्न प्रकार की शैली किस स्थापत्य, मंदिर स्थापत्य से संबंधित है। ठीक है, तो आपको आंसर सही टिक करना है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग अंतिम मंदिर निर्माण की शैली, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, बेसर शैली। ठीक है, कौन सी, बेसर शैली। अब देखिए, बेसर शैली मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि नागर और द्रविड़ शैली का ये मिला जुला रूप है। ठीक है, बेसर शैली, और ये इसे ही क्या बोलते थे, चालुक्य शैली के नाम से जाना जाता था। किसे, बेसर शैली को ही चालुक्य शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये इसका निर्माण काल कब था, 1100 से लेकर के 1300 ईस्वी के मध्य। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या थी, नागर शैली की जो शिखर होते थे और द्रविड़ शैली के मंडप, दोनों का मिश्रण होता था, किसमें, बेसर शैली में। ठीक है, खंबे चौखट छतों पर जटिल नक्काशी होती थी। देख लीजिए यहाँ पे डायग्राम में मंदिर की फोटो है। यहाँ पे जो खंबे होते थे, चौखटें होती थी दरवाजों की, और छत पर क्या होते, जटिल नक्काशी होती थी। उसी नक्काशी में या फिर किसी भगवान की प्रतिमा या फिर द्वारपालक की प्रतिमा होती थी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और इसका क्षेत्र कौन सा था, विंध्याचल पर्वत से लेकर के कृष्णा नदी तक के था। ठीक है, और इसके संरक्षक कौन थे, राष्ट्रकूट, चालुक्य और काकतीय वंश के शासक। कौन कौन, राष्ट्रकूट, काकतीय वंश के शासक, होयसल और चालुक्य। ठीक है, ये इसके क्या, संरक्षक राजवंश थे। ठीक है, फिर आते हैं, देख लीजिए, बेसर शैली के मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार एवं अर्धगोलाकार होता था। ठीक है, यहां से लेकर के शिखर तक के कैसा, अर्धगोलाकार या फिर गोलाकार होता था। ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, कौन सा, विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर। ठीक है, और सोमनाथपुर में केशव मंदिर। कौन सा, सोमनाथपुर में केशव का मंदिर। ये किसके एग्जाम्पल है, ये सब बेसर शैली में जो निर्मित मंदिर है उसके एग्जाम्पल है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे ये शैलियाँ। ठीक है, 3 प्रकार की शैलियाँ हैं। देखिए यहाँ से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग इन्हें हिस्ट्री में पढ़ते थे, लेकिन अब हिस्ट्री के अंतर्गत ही उन्होंने विशेष रूप से दे दिया क्या, भारत की सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, इसलिए हमें इन्हें अब अच्छे से और डीपली पढ़ना पड़ेगा, साथ ही आपको उप शैलियां याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, बेसर शैली का क्षेत्र कौन सा था, विंध्याचल पर्वत से लेकर के कृष्णा नदी के मध्य का क्षेत्र। यहाँ पर जो मंदिरों का निर्माण किया गया वो किस प्रकार की शैली से निर्मित किए गए थे, बेसर शैली से निर्मित किए गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे तीनों प्रकार की शैलियाँ जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही IMP है। और इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल MCS क्लासेस में आपको मिल जाएंगी, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारी हिस्ट्री की नोट्स डल चुकी है, ज्योग्राफी की डलते जा रही है, MP ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग MCS